नमस्कार। हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। प्रयागराज में 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। अब धार्मिक नगरियों में बैन होगी शराब। 15 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी। मोदी बोले भारत गरीबी से मुक्त होगा। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर बड़ा तनाव। नाबार्ड को खिलाए 130 प्रकार के व्यंजन। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की। महाकुंभ का भव्य शुभारंभ कल पौष पूर्णिमा के पहले शाही स्नान के साथ हुआ। सोमवार को 1.5 करोड़ लोगों ने गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं, संत महात्माओं, कल्पवासियों और आगंतुकों का स्वागत करते हुए महाकुंभ के प्रथम स्नान की शुभकामनाएं दी। उन्होंने महाकुंभ को भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक बताया। महाकुंभ में जर्मनी, ब्राजील, रूस सहित 20 देशों के विदेशी भक्त शामिल हो रहे हैं। गूगल ने कुंभ मेला पर एक खास फीचर पेश किया है। महाकुंभ टाइप करते स्क्रीन पर गुलाब के पंखुड़ियों की बारिश होने लगती है। बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी कुंभ में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस बार के महाकुंभ में 144 वर्षों बाद कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ग्रह नक्षत्रों की यह स्थिति अमृत लाभ और पुनः प्राप्ति का अवसर प्रदान करती है। संगम में स्नान करने का यह अवसर श्रद्धालुओं के लिए खास महत्व रखता है। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संगम क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। सुरक्षा के लिए 60,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की निगरानी की जा रही है। पहली बार अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो 24 घंटे पानी के अंदर गतिविधियों पर नजर रखेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नाव पर चौकी बनाई है। ये कुंभ के दौरान सभी घाटों का चक्कर लगा रही है। इस पर पुलिसकर्मी तैनात है जो सभी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां इस समय विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। चुनाव से पहले दिल्ली सरकार पर हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। क्या कि कई रिपोर्ट जारी होने के बाद भी उसे विधानसभा में पेश नहीं किया गया, जिसे लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ईमानदारी पर संदेह जताया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कैग की 2 रिपोर्ट मीडिया में लीक हो चुकी है। इनमें पहली सीएम के बंगले में गलत तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करने की रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट शराब नीति मामले में सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान की है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कैग रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कहा था। इसके बावजूद कैग रिपोर्ट पर विचार करने में देरी हो रही है। इस पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए टिप्पणी की है। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम वापस खींचे हैं, इससे उनकी ईमानदारी पर संदेह हो रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार को स्पीकर के पास जल्द रिपोर्ट भेजनी चाहिए थी। दिल्ली सरकार ने पिछली सुनवाई में बताया था कि कैग की सभी 14 रिपोर्ट्स को स्पीकर के पास भेजा गया है। इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, स्पीकर और अन्य संबंधी लोगों से जवाब मांगा है। अगली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी होने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को बड़ा संकेत दिया है। सीएम ने कहा कि साधु संतों और कई लोगों ने सुझाव दिया था कि धार्मिक नगरों में शराबबंदी की जाए। इस पर हमारी सरकार गंभीरता से विचार करी है। बहुत जल्द ही इस दिशा में निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि एमपी में उज्जैन, महर, ओंकारेश्वर, चित्रकूट, ओरछा, सलकनपुर सहित कई धर्म नगरी है। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है। खजुराहो विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ शैव, जैन और वैष्णव धर्म से संबंधित कई प्राचीन मंदिर है। ओंकारेश्वर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ ओंकारेश्वर मंदिर और ममलेश्वर मंदिर दर्शनीय है। अमरकंटक में कई मंदिर और आश्रम हैं। रायसेन का सांची बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ विश्व धरोहर स्थलों में शामिल स्तूप और मंदिर है। महर में मां शारदा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। महेश्वर में राजराजेश्वर मंदिर और अहिला किला दर्शनीय है। चित्रकूट में जानकी कुंड, हनुमान धारा और सती अनुसुईया जैसी पवित्र स्थल है। ओरछा में श्री राम राजा लोक है। सलकनपुर में विजासन माता का विशाल मंदिर है। सरकार इन सभी धार्मिक नगरियों में शराबबंदी करने पर विचार कर रही है। अगली खबर मौसम अपडेट से जुड़ी हुई है। देश भर में ठंड का असर एक बार फिर बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित 7 राज्यों में बर्फबारी के आसार है। वहीं 15 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे विजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक देश के ज्यादातर हिस्सों में ठंड और कोहरे के बढ़ने की संभावना जताई है। देश के 7 राज्यों में बर्फबारी की संभावना है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख और उत्तर पश्चिमी असम शामिल है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और किन्नौर में अगले 2 दिनों तक बर्फबारी जारी रहेगी। उत्तराखंड में चमोली, ओली और बद्रीनाथ में हल्की से मध्यम बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है।
अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। लद्दाख के लेह, कारगिल जैसे इलाकों में भी बर्फबारी जारी रहेगी। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम असम में ऊपरी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी संभव है। बीते 24 घंटों में उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से 13 राज्यों में फ्लाइट्स और ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। दिल्ली में 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई, जबकि 50 से अधिक ट्रेन लेट हुई है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वो दिन अब दूर नहीं जब पूरा भारत गरीबी से मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की इस यात्रा में हमें हर रोज नए लक्ष्य बनाने हैं और उसे प्राप्त करना है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करेगा। मोदी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तो वो दिन भी दूर नहीं जब पूरा भारत गरीबी से मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि आज आपसे बात करते हुए मैं विकसित भारत की एक तस्वीर भी देख रहा हूँ, जहाँ अच्छी कमाई और अच्छी पढ़ाई करने के ज्यादा से ज्यादा अवसर होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की कोई भी शक्ति में विकसित होने से नहीं रोक पाएगी। अगली खबर विदेश नीति से जुड़ी हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपस्त होते ही दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो चुके हैं। पहली बार भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर भी तनातनी देखी गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए बीएसएफ ने सुरक्षा को सख्त कर दिया है। इससे कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। बीएसएफ के अधिकारी हर बांग्लादेशी संदिग्ध से सीमा पर कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं। इससे बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार बौखला गई है। ताजा विवाद में सूचना है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को सीमा तनाव को लेकर भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को ढाका में तलब किया। यह घटनाक्रम बांग्लादेश द्वारा यह आरोप लगाए जाने के कुछ घंटों बाद सामने आया है कि भारत द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर 5 स्थानों पर बाड़ लगाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय उच्चायुक्त की ढाका में बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीम उद्दीन के साथ लगभग 45 मिनट तक इन्हीं मुद्दों पर बैठक चली। अंत में बात करते हैं मकर संक्रांति की। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक परिवार ने आंध्र प्रदेश के रहने वाले अपने दामाद का शाही अंदाज में स्वागत किया। परिवार ने अपने दामाद की पहली संक्रांति पर भव्य दावत का आयोजन किया। इस दावत में 130 प्रकार के व्यंजन परोसे गए। आपको बता दें कि तेलुगु संस्कृति में मकर संक्रांति के मौके पर दामाद को न्योता देने की रिवाज है। इस परिवार ने भी ऐसा ही किया और 130 प्रकार के व्यंजन बनाकर अपने दामाद पर जमकर प्यार बरसाया। 130 व्यंजनों में अनेक प्रकार की कड़ी, विभिन्न प्रकार के चावल, बिरयानी और पुलिहोरा जैसे स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन शामिल थे। इसके अलावा केकड़ा, चिकन, मटन, मछली, अंडे, कई प्रकार की मिठाइयाँ, फल, केक और विभिन्न प्रकार के गर्म और ठंडे पेय भी परोसे गए। थाली में विभिन्न प्रकार के पापड़ और चटनी भी उपलब्ध थे। इस भव्य भोज को देखकर दामाद मल्लिका अर्जुन आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी इस तरह की भव्य दावत नहीं देखी थी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक विस्तार से जाने तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।